दोस्तों, एसपी जगदीश साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और फाइल देख रहे थे। तभी बाहर शोर शराबा होता है। एक आदमी जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे एसपी साहब से मिला दो, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा। बाहर जो पुलिस का जवान खड़ा था उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन वो आदमी बोलता है कि मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मेरे पूरे परिवार का सवाल है, मुझे एसपी साहब से अभी मिलना है, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। दोस्तों, ये शोर सुन के एसपी जगदीश साहब बाहर जाते हैं और सिपाही को बोलते हैं उसे अंदर आने दो। और व्यक्ति अंदर आता है। एसपी साहब बड़े प्यार से उसे चेयर पर बैठाते हैं, एक गिलास पानी देते हैं। पानी पीने के बाद वो आदमी थोड़ा नियंत्रित होता है और बोलता है, साहब, वाराणसी औरंगाबाद टोल प्लाजा पर एक दरोगा जी वहाँ वसूली कर रहे हैं और ज़बरदस्ती मुझसे 5,000 रुपया रिश्वत मांग रहे हैं, जबकि मेरे गाड़ी का सारा कागज ठीक है और उन्होंने 5,000 नहीं देने पर मेरा गाड़ी को जब्त कर लिया है। साहब, गाड़ी में कच्चा माल लदा हुआ है, अगर वक्त पर नहीं छूटा सब माल खराब हो जाएगा और मालिक सारा पैसा मुझसे वसूल करेगा। मैं गरीब आदमी, मैं इतने पैसे कहाँ से दे पाऊंगा? साहब, कुछ करो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। दोस्तों, एसपी साहब जैसे ये बात सुनते हैं वो कुछ सोचने लगते हैं, जैसे किसी ने उनके घाव पर नमक छिड़क दिया हो। वो बहुत गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि एक वक्त पर उनके पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, वो सोचते सोचते अपनी पिछली जिंदगी में गुम हो जाते हैं। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा जीवन, पूरा बचपन गुजरने लगता है। आखिर क्या थी दोस्तों वो कहानी जो एसपी साहब के घाव पर नमक छिड़क दिया था, और एसपी साहब वो दरोगा के साथ क्या करते हैं? आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक बात और, लास्ट में आप लोग अपना नाम सुनना नहीं भूलिएगा। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना नाम और वो जगह। आप बिहार से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, कहाँ से भी देख रहे हैं वो जगह जरूर बताइएगा और हम आपका नाम बताएंगे। हमें आपका नाम पढ़कर बहुत ही खुशी होती है। दोस्तों, आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनारस में एक व्यक्ति जिसका नाम था राज बिहारी सिंह, वो अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहा करते थे और वो ट्रक ड्राइवर थे। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाया करते थे। उनका ट्रक का नेशनल परमिट था। वो भारत के विभिन्न हिस्सों में माल पहुंचाया करते थे। बड़े ही नेकदिल और बड़े ही ईमानदार व्यक्ति थे। जो कुछ भी उन्हें कमाई होती थी वो अपने परिवार के ऊपर खर्च किया करते थे, अपने परिवार को अच्छे से रखा करते थे। उनके परिवार में एक लड़का भी था जिसका नाम था जगदीप सिंह। दोस्तों, जगदीप सिंह पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे। उनके पिता राज बिहारी सिंह का सपना भी था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक दिन कोई अधिकारी बने। वो अपने फटे पुराने वस्त्र पहन लेते थे, लेकिन अपने बेटे के लिए हमेशा नए नए वस्त्र रखते थे। अपने बेटे की हर इच्छा, हर शौक को पूरा करते थे। दोस्तों, जगदीप का इंटरमीडिएट का पढ़ाई पूरा हो चुका था और वो पूरे जिले में टॉप किया था। अब उसे ग्रेजुएशन करना था। एक दिन उसके पिता ट्रांसपोर्ट का ट्रक लेके कहीं जा रहे थे। एक टोल प्लाजा पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी ट्रक का। तभी वहां गाड़ी वाले में कानाफूसी शुरू हो जाती है। जब राज बिहारी सिंह एक गाड़ी वाले से पूछते हैं, भाई क्या बात होगी, इतनी भीड़ क्यों है? वो बोलता है कि वही जल्लाद पुलिस वाला दरोगा वहां खड़ा है और जबरदस्ती सबसे पैसा वसूल कर रहा है, गाड़ी का कागज चेक कर रहा है। तो जो गाड़ी पीछे थे वो गाड़ी तो वापस करके भाग जाते हैं, लेकिन राज बिहारी सिंह नहीं जाते हैं, क्योंकि इनका कागज सब ओके था। जैसे ही राज बिहारी सिंह का नंबर आता है, दरोगा बोलता है नीचे उतरो। राज बिहारी सिंह नीचे उतरते हैं। दरोगा पूछता है, गाड़ी के सारे कागज ठीक हैं? राज बिहारी सिंह गाड़ी के ऊपर जाता है और सारे कागज लेके आ जाता है। बोला, दरोगा साहब, हमारे गाड़ी के सारे कागज ठीक है। दरोगा बड़ा ध्यान से सब कागजों पर नजर मारता है। सभी कागज बिल्कुल फिट थे, लेकिन दोस्तों उसे तो पैसा चाहिए था। अब वो बहाना बनाता है और राज बिहारी सिंह को डपटते हुए बोलता है, एनओसी कहाँ है? राज बिहारी सिंह हाथ जोड़ देते हैं, बोलते, साहब एनओसी क्या होता है? वो दरोगा बोलता है, तुम्हें नहीं मालूम कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है? तुम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, तुम्हें यह सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। राज बिहारी सिंह बोलते हैं, साहब मैं पहली बार थोड़े जा रहा हूँ, मैं तो बहुत वर्षों से ट्रक चला रहा हूँ और कभी किसी ने ये सर्टिफिकेट नहीं मांगा और मेरे पास है भी नहीं। अब दरोगा को मौका मिल चुका था। वो बोलते हैं, या तो तुम 5,000 रुपये चालान के भरो, अन्यथा 2,000 रुपये तुम मुझे दे दो, नहीं तो एक ट्रक जब्त हो जाएगा। और दोस्तों, ट्रक जब्त करके साइड लगवा देता है। दोस्तों, राज बिहारी सिंह के पास 2,000 रुपये नहीं था। वो अपने मालिक ट्रांसपोर्ट वाले को फोन करता है। ट्रांसपोर्ट वाला उल्टा राज बिहारी सिंह के ऊपर ही गुस्सा हो जाता है। बोलता, हमने कागज सारे बनवा के सही दिए हैं, अगर तुम्हें घूस देना पड़ रहा है तो तुम समझो, वो तुम्हारी सिरदर्दी है, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें कैसे निपटना है तुम निपटो। हाँ, अगर ट्रक लेट हुआ और उसका माल खराब हुआ, उस सारा हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। दोस्तों, ये सुनकर राज बिहारी सिंह काफी घबरा जाते हैं और बहुत टेंशन में आ जाते हैं।
दोस्तों ट्रक को वहीं पर छोड़कर अपने घर आ जाते हैं पैदल पैदल। उनका घर वहाँ पास में ही था, टोल नाका से करीब 2 किलोमीटर दूर पे। और इधर उधर से हाथ मारने लगते हैं कहीं से भी 2-3 हज़ार रुपया की व्यवस्था हो जाए, लेकिन वक्त पर पैसे की व्यवस्था नहीं होता है। और दोस्तों शाम हो जाती है, शाम को सोते हैं। घर में उनकी पत्नी पूछती है क्या बात हो गई, अब इतना टेंशन क्यों है, इतना परेशान क्यों है। लेकिन राजबिहार सिंह क्या बताए कि उन्हें घूस देना पड़ रहा है, तभी सब कागजात ठीक थे। वो किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं और रात का खाना भी नहीं खाते हैं और सो जाते हैं। उनकी पत्नी समझ रही थी ये बीमार पड़ गए हैं, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब सुबह होती है और राजबिहार सिंह नहीं उठते हैं, जब उनके घर वाले उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी पत्नी उनका बेटा जगदीप उठाने की कोशिश करता है तो वो नहीं उठते हैं। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर देखते हैं तो बोलते हैं ये तो मर चुका है, इनको हार्ट अटैक आया था और इनकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों घर में कोहराम मच जाता है। घर का अकेला मुखिया, अकेला कमाने वाला वही था। अब उसके न रहने से घर की स्थिति डमाडोल हो जाती है। घर में कोई पैसे जमा थे नहीं जो उनका घर खर्च चलता है। अब राजबिहार सिंह की पत्नी दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करने लगती है। जगदीप अपनी माँ को बोलता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं भी कुछ मेहनत मजदूरी करके कमा लूंगा। लेकिन उसकी माँ सिरे से मना कर देती है, बोलती नहीं, तुम्हारे पिता का सपना था तुम पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनो, तुम पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो और मुझे विश्वास है तुम एक न एक दिन जरूर बड़े ऑफिसर बनोगे। दोस्तों माँ की ये बात सुनकर जगदीप को काफ़ी हौसला मिलता है और वो अपनी पढ़ाई पर जुट जाता है। बोलता माँ तुम चिंता मत करो, मैं पार्ट टाइम करके कैसे भी पढ़ाई कर लूँगा। दोस्तों वक्त बीतता है, उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और अच्छे नंबर से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। दोस्तों यूपीएससी की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली निकल जाता है। माँ को बोलता माँ तुम चिंता मत करना, मैं वहाँ कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगा। दोस्तों दिल्ली पहुँचता है, वहाँ जाके वो सोचने लगता है कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि वहाँ तो कोचिंग सेंटर की बाढ़ है। जिस भी कोचिंग सेंटर में वो जाता था वहाँ मोटे मोटे फीस मांगे जाते थे और जगदीप के पास कोई पैसे नहीं थे। लेकिन जगदीप अपने दोस्तों से सुन रखा था वहाँ एक ग्लोबल कोचिंग सेंटर भी है जो खान सर चलाते हैं। वहाँ गरीब स्टूडेंट के लिए फीस बहुत कम लिया जाता है और किसी किसी को तो फ्री में ही पढ़ाया जाता है। दोस्तों वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट में जाता है और खान सर से मिलने की फरमाइश करता है। पहले तो टीचर लोग हंसने लगते हैं, लड़का काफ़ी जिद पकड़ लेता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है प्लीज़ मुझे खान सर से एक बार मिलवा दीजिए। दोस्तों उसका लक अच्छा था, खान सर उस वक्त दिल्ली में ही थे। उसके एक टीचर खान सर को फ़ोन करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। खान सर बोलते ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, उसको बैठाओ। खान सर आते हैं, जैसे ही खान सर आते हैं जगदीप उसके पैर छू लेता है। खान सर उसे उठाते हैं, बोलते मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जगदीप बोलता है सर मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ और मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। और सारी आप बीती खान सर को बताता है। ये सुनकर खान सर भी काफ़ी उदास हो जाते हैं। बोलते कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे कोचिंग में फ्री पढ़ सकते हो, लेकिन शर्त है मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। अगर तुम टेस्ट में पास कर जाते हो तो सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री हो जाएगा। और दोस्तों खान सर अपने टीचर के साथ मिलकर कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं और जगदीप उसका बहुत ही शानदार सलीके से आंसर देता है। खान सर उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और जानते हैं कि यूपीएससी जरूर कंप्लीट कर लेगा। और दोस्तों उस दिन से उस कोचिंग में, ग्लोबल कोचिंग में जगदीप की एंट्री फ्री हो जाती है और खाने पीने रहने का व्यवस्था भी खान सर कर देते हैं। दोस्तों 3 साल पढ़ाई करता है और 3 साल के बाद वह फर्स्ट अटेम्प्ट देता है और दोस्तों प्री मेंस निकल जाता है। अब वो मेंस की तैयारी करने लगता है। खान सर उसके ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं और मेंस भी वो इजीली निकाल लेता है। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू बच जाता है। और दोस्तों आपको पता ही है खान सर का स्टूडेंट कभी इंटरव्यू में फेल नहीं करता, वो अच्छे से इंटरव्यू पास कर जाता है, उसे आईपीएस रैंक मिलता है। अब दोस्तों उसे ट्रेनिंग पर भेज दिया गया था, अब उसे मिला था बिहार कैडर। अब दोस्तों एएसपी के पोस्ट पर उसकी भागलपुर में पहली पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग से पहले वो अपने घर जाता है, माँ को ये सारी खुशखबरी सुनाता है। माँ ये सुनकर उसे अपने सीने से लगा लेती है, फूले ना समाती है और माँ को लेकर सीधा आ जाता है भागलपुर और एक थाने पर एसपी के पद पर तैनात हो जाता है। उसे क्वार्टर मिल चुका था, अपनी माँ के साथ उस क्वार्टर में रहता है। दोस्तों समय बीतता है, धीरे धीरे वो अपनी ईमानदारी के लिए और गरीबों की मदद के लिए काफ़ी प्रचलित हो जाता है। समय बीतता है, अब उनका प्रमोशन हो चुका था, अब वो एसपी बन चुके थे और औरंगाबाद में वो पोस्टेड थे, एसपी औरंगाबाद के पद पे, और अपने ऑफिस में बैठे हुए थे दोस्तों, फाइल देख रहे थे। तभी एक व्यक्ति रोता चीखता चिल्लाता आता है ऑफिस के बाहर और दरबान से बोलता है कि हमें साहब से मिलना है, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगा, मेरी जिंदगी और मौत की सवाल है, मेरे पूरे परिवार का सवाल है। दरबान बोलता है कि साहब ऐसे नहीं मिल सकते, आप थोड़ा वेट करो, मैं पूछ के आता हूँ। दोस्तों वो आदमी चीखने चिल्लाने लगता है कि नहीं मुझे साहब से मिलना है, इस मुसीबत की घड़ी में साहब ही मेरा हेल्प कर सकते हैं। तभी दोस्तों एसपी साहब बाहर निकलते हैं, उस व्यक्ति को आने का इशारा करते हैं
उसे अपने ऑफिस में बिठाते हैं और पानी पिलाते हैं और सारा माजरा पूछते हैं। दोस्तों जैसे ही वो बताता है कि साहब मैं एक ड्राइवर हूँ और वाराणसी औरंगाबाद टोल प्लाजा पर अपना ट्रक लेके जा रहा था, वहाँ एक दरोगा मुझसे रिश्वत मांग रहा है, जबकि मेरे सारे कागज बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल फिट हैं, और मेरा ट्रक जब्त कर लिया है और बोला अगर रिश्वत के तुम 5,000 रुपये नहीं दोगे ट्रक तेरा जब्त ही रहेगा और सड़ा दूंगा। अब मैंने मालिक से ये बात की तो मालिक बोलता है कि उसमें कच्चा माल लदा हुआ है, अगर लेट हुआ, माल खराब हुआ तो सारा भरपाई तुम करोगे। साहब मैं गरीब आदमी, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरी मदद करो। दोस्तों एसपी साहब को ये बात सुनकर उन्हें अपनी पुरानी बात याद आ जाती है। उनके पिता की मौत भी ऐसे ही हुई थी। दोस्तों उनके कोई जख्मों में नमक छिड़क रहा था, उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था। उससे पूछते हैं तुम किस ट्रांसपोर्ट काम करते हो, और ट्रांसपोर्ट का नाम बताता है। एसपी साहब उस ट्रांसपोर्ट वाले से बात करते हैं और एक ट्रक भेजने को बोलते हैं, उसे सारी कहानी बताते हैं। दोस्तों जैसे ही ट्रक आता है माल से लदा हुआ, एसपी साहब खुद ड्राइवर के भेष में लुंगी कुर्ता पहनते हैं और माथे में मुरेठा बांधते हैं और ट्रक लेकर बगल में ट्रक ड्राइवर को बिठा लेते हैं और उसी टोल नाका पर चले जाते हैं। वहाँ अभी भी वसूली चल रही थी। एसपी साहब इधर उधर देखने लगते हैं कि एक दरोगा 2 कांस्टेबल को लेकर सबसे वसूली कर रहा है। अभी एसपी साहब को ट्रक का नंबर आने में बहुत टाइम लगता है। तब तक दोस्तों एसपी साहब अपने दलबल को फ़ोन कर देते हैं और बोलते हैं वाराणसी औरंगाबाद टोल प्लाजा पे आ जाओ और मेरे फ़ोन का इंतजार करना, जब मैं फ़ोन करूं तब एक्शन में आना है। थोड़ी देर बाद एसपी साहब का नंबर आ जाता है। एक सिपाही आता है, जोरदार डंडा ट्रक पर मारता हुआ बोलता है इसमें क्या है। एसपी साहब बोलते हैं बाबूजी कच्चा माल लदा हुआ है, मुझे इसे लेकर जल्दी से वाराणसी में प्रवेश करना है। वो दरोगा रोप से बोलता है कि फटाफट सारे कागज लेकर नीचे आ जाओ। एसपी साहब सारे कागज लेकर नीचे आते हैं। वो दरोगा ध्यान से सारे कागज देख रहा था, सब कुछ ओके था। अब दोस्तों वो दरोगा बोलता है एसपी साहब को इसमें ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं, और ऐसे भी तेरा ट्रक ओवरलोड है, तेरे 10,000 रुपये जुर्माना बनता है, लेकिन तुम 5,000 रुपये दे दोगे तो छूट जाओगे, नहीं तो तेरा ट्रक यहीं सड़ा दूंगा। एसपी साहब बोलते हैं साहब मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन एक कार्ड है, शायद इससे काम चल जाए। दोस्तों दरोगा बड़ा ही रोब में बोलता है कौन सा कार्ड, और एसपी साहब अपना आई कार्ड निकाल कर उसे पकड़ा देते हैं। दोस्तों जैसे ही दरोगा आई कार्ड को देखता है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जोरदार सलूट मारता है, जय हिंद साहब। दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं तुम्हें सलूट मारने की कोई जरूरत नहीं है, करप्ट लोगों का सलूट लेने के लिए मैं नहीं हूँ, मुझे ईमानदार और मेहनती पुलिस वाले का सलूट चाहिए, और आगे तुम सलूट मारने के लिए रहोगे भी नहीं क्योंकि अब तुम जेल जाने वाले हो। दोस्तों दरोगा उनके पैरों में गिर जाता है, साहब मुझे माफ कर दो। बोलते नहीं, तुम्हारे जैसे न जाने देश में कितने करप्ट इंसान हैं, करप्ट दरोगा हैं जो ड्राइवरों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितना घर बर्बाद हो जाता है, तुम माफी के लायक नहीं हो। दोस्तों वो फोन निकालते हैं और अपने दलबल को फोन करते हैं और सारे स्टाफ वहाँ पहुँच जाते हैं। उस दरोगा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और एसपी साहब बोलते हैं नहीं, ऐसे तुम थाने नहीं जाओगे, तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो, तुम्हारे कंधे पर सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कहते हुए दोस्तों उसके सितारे नोच लेते हैं, उसकी वर्दी भी फाड़ देते हैं। और दोस्तों वहाँ जितने भी ट्रक वाले थे सबका बयान दर्ज किया जाता है और दोनों कांस्टेबल को भी सरकारी गवाह बना लिया जाता है, उनसे भी बयान लिया जाता है। दोनों कांस्टेबल अपने बचने के लिए दरोगा साहब के बारे में बता देते हैं। ऐसे भी दोस्तों कांस्टेबल की कोई गलती नहीं थी क्योंकि दरोगा के वो अंदर आते हैं, दरोगा जो बोलेगा वही करेंगे। दोस्तों दरोगा रास्ते पर गिड़गिड़ाता रहा साहब मुझे छोड़ दो, लेकिन एसपी साहब उन्हें नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें वो वक्त याद आ रहा था जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी और किसी न किसी ऐसे ही दरोगा कारण उनके पिता की मृत्यु हुई थी और वो अनाथ हुए थे। दोस्तों उन्हें लोगों पर बंद किया जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, सारे सबूत सारे साक्ष्य अदालत में पेश किया जाता है। जज साहब सब कुछ सुनने के बाद 7 साल उसे कैद देते हैं, उसके ऊपर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है और नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों एसपी साहब अपने सूझबूझ से एक और परिवार को बिखरने से बचा लिया, नहीं तो वो ट्रक ड्राइवर आत्महत्या ही कर लेता। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि सारे पुलिस वाले करप्ट हैं, कुछ एकाध लोगों की वजह से पूरी पुलिस बदनाम होती है। 100 दरोगा में से एकाध दरोगा करप्ट होंगे, बाकी सब अच्छे हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर, अपना कीमती राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। दोस्तों वक्त आता है उन प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है सरोज मिश्रा का, ये उत्तर प्रदेश कासगंज से देखते हैं हमारी वीडियो को। इन्होंने लिखा है जय हिंद सर। तो सरोज मिश्रा भाई आपको भी जय हिंद। दूसरा कमेंट है राजेश कुमार तिवारी का, बिहार से हमारी वीडियो देखते हैं, लिखा है सर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। राजेश भाई आपका दिल से धन्यवाद। तीसरा कमेंट है धनी छत्री का, असम से हमारी वीडियो देखते हैं, तो छत्री भाई आपका दिल से धन्यवाद। चौथा कमेंट है कृपालू गोखले का, ये महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं, तो गोखले भाई आपका भी दिल से धन्यवाद। और 5वां कमेंट है कैप्टन TP सिंह साहब का, तो कैप्टन TP सिंह साहब आपको दिल से धन्यवाद, हमारी वीडियो देखा कीजिए
और हमें कमेंट भी किया कीजिए और सलाह भी दीजिए। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, कहाँ से कर रहे हैं ये भी लिखिए। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।